रहा था, नहीं, अगर देश का भविष्य खतरे में है और देश का को अगर सही दिशा देनी है तो इसको डायरेक्टली बैटलफील्ड में आना पड़ेगा। इसलिए लोक सत्ता पार्टी का 2 अक्टूबर 2006 में गठन हुआ आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद से लोक सत्ता पार्टी के नाम से जगह जगह पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वर्चुअली इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि जिन टूल्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है उस टूल्स को लेकर हम लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमको अपने समय का इंतजार करना पड़ेगा, सही माहौल का इंतजार करना पड़ेगा, और हम उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये नीड बेस और गीड बेस करप्शन के कारण, नीड बेस करप्शन अब इतना हो गया कि अगर 20 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च होना है, आंध्र प्रदेश में हमने लास्ट टाइम एस्टिमेट किया था कि करीबन 35,000 करोड़ रुपए असेंबली इलेक्शन में खर्च हुए थे। 35,000 करोड़ रुपए इलेक्शन, और ये सारा ब्लैक मनी का खर्च हुआ था, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, पहली बार लोक सत्ता पार्टी क्योंकि मैदान में आई थी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने, कुछ हिम्मत आ गई, सही वातावरण जब बनता है तो करीबन 15 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था, एक, अगर आपको याद होगा, ले जाते हुए इलेक्शन के सुबह मॉर्निंग में। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले महाराष्ट्र इलेक्शन में बैंड्रा में लोक सत्ता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, बैंड्रा ईस्ट में 4 करोड़ रुपया कैश ले जाते हुए कांग्रेस कैंडिडेट पकड़ा गया था। अब ये केस आगे नहीं चलते हैं, वो दूसरी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है सबका, ये लेकिन न्यूज है, ये पकड़ा गया था, न्यूज में भी आया था। ऐसे वातावरण में करप्शन का मूल स्रोत जो है ये नीड बेस्ड करप्शन है। अब इसको खत्म करने के 2 ही तरीके हैं। एक, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाते जाइए, आपको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जुडिशरी ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत से काम करने लगे। तो लोक सत्ता ने प्रपोजल दिया है जो कि ज्यादातर लोगों ने माना है और वो चल रहा है अभी, और मेरे ख्याल से हमें उम्मीद है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जुडिशरी मान चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी सब मान चुकी हैं। एक नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन होना है जिसमें कि बीजेपी कांग्रेस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और ये नेशनल जुडिशियल कमीशन गठन होते ही हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट्स, उसकी जो इवेल्युएशन है, पीरियडिकल इवेल्युएशन उसकी परफॉर्मेंस की, और रिमूवल ऑफ जजेस विल कम इन अंडर दिस जुडिशियल कमीशन। मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, जो कि आज तक हो नहीं पा रही है, वो खत्म होकर एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनने से ये जजेस को रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह से एक प्रयास चल रहा है और उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज आर रेडी। इनफैक्ट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, जिसके हम लोग भी मेंबर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का। जिस तरह से आईएएस होता है उसी तरह से इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का होना चाहिए, ताकि एंट्री लेवल पर क्वालिटी जजेस का एंट्री हो सके लोअर जुडिशरी में। आज लोअर जुडिशरी में सिटी सिविल कोर्ट या सेशंस कोर्ट या जुडिशियल लोअर जुडिशरी में लॉयर्स लिए जाते हैं जो जनरली फेल्ड लॉयर्स होते हैं। क्वालिटी लॉयर्स आर नॉट कमिंग इनटू द सिस्टम, देयरफॉर इंडियन जुडिशियल सर्विस विल इंप्रूव द क्वालिटी। थर्ड, ग्राम न्यायालय, ये एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज बहुत गेम खेलती हैं। हमने जो कानून बनाने की रिक्वेस्ट की थी उसके 2 मुद्दे थे। ग्राम न्यायालय हर 50,000 पॉपुलेशन गांव में और हर 1 लाख पॉपुलेशन अर्बन इंडिया में एक ग्राम मतलब लोकल कोर्ट होना चाहिए। गांव में सब जगह पॉसिबल नहीं है तो वहां मोबाइल कोर्ट होना चाहिए। मोबाइल कोर्ट मतलब वीक में 1 दिन आता है अक्रॉस, मतलब वहां पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, सामने सामने बैठ के निवारण करके छोटे छोटे केसेस को चला जाता है निकल के। ऐसे कानून पास हो गया, लेकिन हमने कहा था मैंडेटेड फंडिंग शुड बी फ्रॉम द सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। तो स्टेट गवर्नमेंट करना भी अगर चाहे ग्राम न्यायालय का निर्माण, तो फंड सेंटर से फंड कहां से लाए, इसलिए हो नहीं पा रहा है। एक तरफ आप 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ कर देते हैं, आप नरेगा जैसी स्कीम में आप करीबन 1 लाख करोड़ तक जाने वाला है अगले 5 साल में।
जो कि नरेगा हैज बीन डिजास्टर इन दिस कंट्री। मैं आपको कभी और रिसर्च के बारे में बताऊंगा डिटेल में। इज बीन कंप्लीट डिजास्टर। वो पैसा जो कि इन क्षेत्रों में लगना चाहिए, गवर्नेंस क्षेत्रों में लगना चाहिए, वो आप केवल वोट खरीदने के या इंसेंटिव, क्योंकि फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम है इसलिए करने में खर्च कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरी तरह से हम खुश नहीं है। हमने भी गलती की है उसमें। एक या दो ऐसे विषय हमारे हमसे चूक हो गई है जो हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल देने चाहिए थे जब हम लोगों ने एक्ट बनाया था। लेकिन अब शायद हाइंडसाइट में पता चल रहा है कि हमने ठीक से सोचा नहीं था उस विषय में। उसके बावजूद भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अच्छा काम कर रहा है और पहली बार इस देश में गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों में एक लीडरशिप तैयार हो रही है। एक बार पहली बार लोगों को लग रहा है कि मेरे हाथ में टूल आया, वो लीडरशिप ले रहे हैं लोग। आरटीआई एक्टिविस्ट सब जगह तैयार हो रहे हैं, सब जगह खड़े हो रहे हैं। यानी इस देश में हजारों करोड़ गांधी की जरूरत है, वो केवल इन्हीं के माध्यम से, जिनको हमने सिस्टमेटिकली पिछले 63 वर्षों में नष्ट कर दिया है। हर लीडरशिप, हर लेवल की लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया है। वो फिर से खड़ी करनी पड़ेगी हमको और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसमें एक माध्यम बन सकता है। लोकपाल बिल, पिछले 40-42 साल से झगड़ा चल रहा है। करप्शन के मुद्दे बार बार आ रहे हैं। लोकपाल बिल की कल्पना लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुई थी, लेकिन आज तक नहीं पास हो पाया है। क्योंकि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको पता है कि फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा कारण से मुझे इलिजिटिमेट मनी की जरूरत है इलेक्शन में, वो क्यों हर स्रोत को बंद करेगी? नहीं बंद कर सकती। ये उनके फेवर में भी नहीं है और ये उनके हित में भी नहीं है। ये नहीं करेंगे। उनके पर्सनल हित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्सनल हित अलग है। लेकिन सिस्टम में रहने के लिए, जीतने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए अगर इतने पैसों की जरूरत है तो मैं कहां से लाऊंगा? आपको पता होगा ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी रिसेंटली लोकपाल के ऊपर। अंदर से अब खबर आ रही है, शेख अब्दुल्ला जी ने वहां कहा था कि इनको बताओ लोकपाल तो ले आएंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा इलेक्शन के लिए? ये अंदर बात हो रही है जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे वातावरण में लोकपाल बिल का पास होना बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन होगा जब सही समय आता है। काफी सज्जन शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ विजुअल, कुछ सामने से, कुछ पीछे से, कुछ अंदर से काम करने लगती हैं और ऐसा माहौल बन चुका है इस समय। लोकपाल के ऊपर काफी चर्चा हुई है। करीबन 90 एक्सपर्ट्स को बनाने के बाद में इसका मसौदा तैयार हुआ है। गवर्नमेंट का जो अभी लेटेस्ट बिल आया है ड्राफ्टिंग, उसमें 4 या 5 मुद्दों को छोड़कर जनरली वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इस पूरे माहौल में अपोजिशन हैज फेल्ड कंप्लीटली, बिकॉज ऐसे मुद्दों का उठाने का काम, ऐसे मुद्दों को सही अंजाम तक ले जाने का काम, ऐसे मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर और पब्लिक के सामने ले जाने का काम ये अपोजिशन का होता है। लेकिन क्योंकि अपोजिशन खुद भी लिप्त है, खुद भी इस चीज को समझती है कि हमको पैसे की जरूरत है और हम करना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं और एक नया पॉलिटिकल कल्चर हम नहीं खड़ा करना चाहते हैं। हम एक ऐसा द्वंद्व शुरू नहीं करना चाहते हैं ताकि हम ये डिसाइड करें कि हम हारेंगे, कोई बात नहीं, 2 दशकों तक, लेकिन 2 इलेक्शन में हार जाएंगे, लेकिन हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम इलेजिटिमेट मनी नहीं खर्च करेंगे। ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे वातावरण में अपोजिशन पार्टीज नहीं मुद्दा उठा रही है। अपने आप कोई भी वैक्यूम, जहां भी वैक्यूम होता है, अपने आप कोई ना कोई उस जगह को भर लेता है। यही काम लोक सत्ता आंदोलन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जो कि अपोजिशन पार्टीज को जो रोल निभाना चाहिए, वो ऐसे लोग अब निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। वो ऐसा वैक्यूम है जिसके कारण कोई ना कोई को, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। तो इसी पूरे वातावरण को और वैक्यूम को नजर रखते हुए ये एक तरह से एक कैंपेन कुछ खड़े हुए हैं। अभी भी ये लोग इकट्ठा हुए नहीं हैं, इसलिए कहां तक, कितने दूर तक हम लोग ले जा पाएंगे इसको, इसमें अभी संदेह है हमारे अंदर। कोशिश जरूर जारी है सबको इकट्ठा करने की, सभी को कम से कम कुछ मुद्दों पर इकट्ठा करने की जरूर कोशिश चल रही है। पीछे से चल रही है, आगे से चल रही है, धमकी से चल रही है, पीछे से, हर तरह से चल रही है। और लेकिन अभी इस पर एक बहुत बड़ा द्वंद्व होना बाकी है।
इसलिए सभी जगह जा जाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आवाज उठनी चाहिए, हर जगह, हर कोने से, हर तबके से आवाज उठनी चाहिए, हर सेक्शन से उठनी चाहिए। ये किसी एक सेक्शन का या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये देश का काम है। इसमें सभी को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना पड़ेगा, तभी ये समाज की सुरक्षा होगी। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और फिर प्रश्न उत्तर का समय होगा कि इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल व्यक्ति निर्माण, केवल चरित्र निर्माण से काम सफल नहीं होगा। हमको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और सिस्टम बिल्डिंग, प्रोसेस बिल्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि चरित्र निर्माण पर हम ध्यान दे रहे हैं। बिना तीनों को संगम में लाए हुए हम सफल नहीं होंगे, भारत को उस दिशा पर कभी नहीं ले जा पाएंगे जहां हम ले जाना चाहते हैं। भारत की हेरिटेज, भारत का कल्चर बहुत रिच है, लेकिन हमारा जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो कंप्लीटली फेल्ड है। इसीलिए हमारी बात भी लोग नहीं सुनेंगे। हम कितने भी रिच हों कल्चर में, तब तक बात लोग नहीं सुनेंगे जब तक कि हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे लोगों को कि हम सक्सेसफुल सोसाइटी हैं, हम सक्सेसफुल कल्चर हैं। केवल बड़े बड़े कल्चरल इशू लाकर हम नहीं सोल्यूशन पा पाएंगे। हमको ग्राउंड पर दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शनल सोसाइटी है, ये सोसाइटी ऐसी है जो अगर कहती है तो डिलीवर भी कर सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमको, हमारे ऊपर हमेशा लोगों को संदेह बना रहेगा। हम कभी भी लोगों को लीड नहीं कर पाएंगे, संसार को कभी हम लीड नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।